बोन्स के बारे में। आज का जो टॉपिक रहेगा वो बोन्स रहेगा। बोन्स में देखिए, बोन्स में जो होता है थर्ड हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। कौन सा सब्सटेंस होता है? थर्ड हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। और फर्स्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा होता है? इनामेल। इनामेल दांतों को जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है इनामेल, ये सबसे फर्स्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। और सेकंड हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है डेंटिन। एनामेल के नीचे डेंटिन होती है जो सेकंड हार्डेस्ट सब्सटेंस होती है। और थर्ड हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बोन। और इसको हम क्या कहते हैं? थर्ड हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, ठीक है। तो ये हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है और थर्ड हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। इसकी जो मेम्ब्रेन है, इसकी मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन पेरी, इसकी आउटर मेम्ब्रेन पेरिटोनियम आवरण कहते हैं। इसकी आउटर मेम्ब्रेन को पेरिटोनियम कहते हैं। स्टडी ऑफ बोन, बोन की स्टडी को हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। बोन की स्टडी क्या कहलाती है? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी बोन की स्टडी कहलाती है। कंटेंट्स, इसमें कौन कौन से क्या क्या चीज़ होती हैं बोन्स के अंदर? बोन्स जो बनता है सेल्स, फाइबर, सेल्स से मिलकर बनता है, फाइबर से मिलकर बनता है, सेल्स, फाइबर तथा मैट्रिक्स से मिलकर बनता है। सेल्स, फाइबर और मैट्रिक्स से मिलकर बोन्स बनता है। तो सभी प्रकार की बोन्स, चाहे कार्टिलेज बोन्स हो, ये सभी किससे मिलकर बने होते हैं? सेल्स, फाइबर और मैट्रिक्स से मिलकर बने होते हैं। अब सेल्स में देख लेते हैं कौन कौन सी सेल्स होती हैं जो बोन्स में पाई जाती हैं। सेल्स पहली होती है ऑस्टियोप्रोजेनिटर, ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स। तो ये स्टेम सेल्स होती है, जो स्टेम, जैसे हर किसी में स्टेम सेल्स होती हैं, इसमें ये स्टेम सेल्स है बोन्स की। प्रोजेनेटर ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स बोन्स को निर्माण करती है, फॉर्मेशन करती है। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स ये फैगोसाइटिक सेल्स है और ऑस्टियोसाइट्स बोन की सेल्स है। तो ऑस्टियोप्रोजेनेटर क्या सेल्स क्या है? स्टेम सेल्स होती हैं। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स बोन फॉर्मिंग सेल्स होती हैं, बोन फॉर्मिंग सेल्स होती हैं। ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं। ऑस्टियोसाइट बोन सेल्स कहलाती हैं, बोन सेल्स कहलाती हैं। ऑस्टियोसाइट्स बोन सेल्स कहलाती हैं। इस प्रकार चार प्रकार की सेल्स होती हैं इसमें। फाइबर्स देख लेते हैं। तो इसमें जो फाइबर्स होता है, बोन्स में पाए जाने वाला फाइबर्स ऑस्टियो कोलेजेनस फाइबर, ऑस्टियो कोलेजेनस फाइबर होता है, ऑस्टियो कोलेजेनस फाइबर होता है। ऑस्टियोपोइडिस मैट्रिक्स में 70% इनऑर्गेनिक पार्ट्स होता है और 30% ऑर्गेनिक पार्ट होता है। इनके मैट्रिक्स में 30% इनऑर्गेनिक पार्ट्स होता, सॉरी 70% इनऑर्गेनिक पार्ट होता है और 30% ऑर्गेनिक पार्ट्स होता है। ऑर्गेनिक पार्ट्स को ओसिन कहते हैं क्योंकि ये ओसिन प्रोटीन की बनी हुई होती है। इनऑर्गेनिक पार्ट्स 70% होता है। अब इनऑर्गेनिक पार्ट्स में कौन क्या क्या चीज़ होती हैं? कैल्शियम साल्ट्स होते हैं, मैग्नीशियम के साल्ट्स होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट्स होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है, कैल्शियम साल्ट होते हैं, मैग्नीशियम के साल्ट होते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट होता है, ये सबसे अधिक होता है, मेन साल्ट है इसका, 60% होता है।
60% इनऑर्गेनिक पार्ट्स क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। मैग्नीशियम फॉस्फेट भी होता है इसमें, कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसमें, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट और फ्लोराइड्स, और इसमें फ्लोराइड्स भी होते हैं। फ्लोराइड्स होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है, मैग्नीशियम फॉस्फेट होता है और कैल्शियम फॉस्फेट 60% होता है। और इन सबको मिलाकर हम कहते हैं हाइड्रोक्सी एपिटाइट, हाइड्रोक्सी एपिटाइट। ये सब इनऑर्गेनिक पार्ट्स मिलाकर कहा जाता है हाइड्रोक्सी एपिटाइट। ये सभी पार्ट्स मिलाकर कहे जाते हैं हाइड्रोक्सी एपिटाइट। यहाँ तक समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं बोन्स का स्ट्रक्चर, कि एक बोन्स जो होती है वो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें कौन कौन से भाग होते हैं। तो ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये बोन्स एक लॉन्ग बोन है। इसके दोनों सिरे जो होते हैं, एंड पॉइंट जो होते हैं, इन्हें एपिफाइसिस कहते हैं। बोन्स की एंड पॉइंट को हम एपिफाइसिस कहते हैं। इसके अंदर आरबीएम, रेड बोन मैरो पाई जाती है, आरबीएम पाई जाती है। और एपिफाइसिस के नीचे एपिफाइसियल प्लेट पाई जाती है। दोनों एपिफाइसिस के नीचे एपिफाइसियल प्लेट पाई जाती है। एपिफाइसियल प्लेट ही क्या काम करती है, बोन्स के ग्रो को लंबाई में, बोन्स को लंबाई में बढ़ाती है। ठीक है, एपिफाइसियल प्लेट। एपिफाइसियल प्लेट के नीचे पाया जाता है मेटाफेसिक नेक, जो कि एक नेक होती है। मेटाफेसिक इस प्लेट पाई जाती है। तो एपिफाइसियल प्लेट के नीचे मेटाफेसिक प्लेट पाई जाती है। दोनों तरफ पाई जाएगी, ये भी दोनों तरफ पाई जाती है। एपिफाइसियल प्लेट के नीचे एपिफाइसियल प्लेट और एपिफाइसियल प्लेट के नीचे एपिफाइसिस। ठीक है, दोनों साइड में पाई जाती है। इसके बाद जो बीच वाला भाग बचता है उसे हम डायफाइसिस कहते हैं, जिसे शाफ्ट कहते हैं। बीच वाला भाग जो बचता है उसको शाफ्ट कहते हैं या डायफाइसिस कहते हैं। शाफ्ट या डायफाइसिस कहते हैं। डायफाइसिस के अंदर या शाफ्ट के अंदर नैरो कैविटी पाई जाती है, एक नैरो कैविटी पाई जाती है। डायफाइसिस या शाफ्ट के अंदर बीच में क्या पाई जाएगी, अंदर नैरो कैविटी पाई जाती है। एपिफाइसिस के अंदर स्पॉन्जी बोन पाया जाता है, स्पॉन्जी बोन पाया जाता है। स्पॉन्जी बोन जो होता है ये कैंसिलस बोन भी कहलाता है। स्पॉन्जी बोन को हम कैंसिलस बोन भी कहते हैं, या इसके अलावा स्पॉन्जी बोन या कैंसिलस बोन भी कहते हैं। ये दोनों तरफ एपिफाइसिस में पाया जाएगा, स्पॉन्जी बोन या कैंसिलस बोन। इसे टूबरस बोन भी कहते हैं, ट्यूबरकिल बोन भी कहते हैं। सही, स्पॉन्जी बोन, कैंसिलस बोन या ट्यूबरकिल बोन भी कहते हैं। इसमें रेड बोन मैरो पाई जाती है। स्पॉन्जी बोन में क्या पाया जाता है, रेड बोन मैरो पाया जाता है, आरबीएम रेड बोन मैरो। और ये क्या काम करता है, सभी प्रकार की ब्लड सेल्स का निर्माण करता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। सभी प्रकार की ब्लड सेल्स का निर्माण आरबीएम में ही होता है, रेड ब्लड मैरो में ही होता है। या कह सकते हैं कि आरबीसी में, आरबीसी का निर्माण रेड बोन मैरो में होता है। क्यों होता है रेड बोन मैरो, क्योंकि रेड बोन मैरो क्या कहा जाता है, क्योंकि इस जगह पर ब्लड वेसल्स बहुत अधिक होती हैं, इसलिए ये रेड रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसे रेड बोन मैरो कहते हैं। एपिफाइसियल प्लेट जो होती है वो ग्रोथ प्लेट भी कहलाती है, क्योंकि ये ग्रोथ करने में ग्रोथ करती है। बोन्स की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है एपिफाइसियल प्लेट, इसीलिए एपिफाइसियल प्लेट को ग्रोथ प्लेट भी कहते हैं। जो बोन्स के चारों तरफ एक कवरिंग पाई जाती है, उसको हम पेरिटोनियम कहते हैं। आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन बोन की पेरिटोनियम कहलाती है।
पेरिस्टोमियम। आउटर मेम्ब्रेन, बोन्स की आउटर मेम्ब्रेन क्या कहलाती है? पेरिस्टोमियम। पेरिओस्टियम कहलाती है। आउटर मेम्ब्रेन, बोन की आउटर मेम्ब्रेन पेरिओस्टियम कहलाती है। इसके अंदर कॉम्पैक्ट बोन पाई जाती है, जैसे कि एपिफाइसिस के अंदर स्पॉन्जी बोन पाई जाती है, ऐसे ही शाफ्ट के अंदर या डायफाइसिस के अंदर कॉम्पैक्ट बोन पाई जाती है। और कॉम्पैक्ट बोन में येलो बोन मैरो पाया जाता है। कॉम्पैक्ट बोन में येलो बोन मैरो पाया जाता है। येलो बोन मैरो पाया जाता है। एपिफाइसिस क्या होती है? एंड ऑफ द बोन, बोन का एंड होता है। एपिफाइसिस क्या कहलाता है? एंड ऑफ द बोन। येलो बोन मैरो को हम बाई बीएम से लिखेंगे और रेड बोन मैरो को आरबीएम से लिखेंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ब्लड बोन का स्ट्रक्चर समझ में आ गया, अब इसको लिख लेते हैं डिटेल में। एपिफाइसिस क्या होता है? एपिफाइसिस है हाइलाइन कार्टिलेज। एपिफाइसिस क्या होता है? एक हाइलाइन कार्टिलेज का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, हाइलाइन कार्टिलेज इन आरबीएम। आरबीएम मतलब रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो में जो हाइलाइन कार्टिलेज है, उस हाइलाइन कार्टिलेज से ही एपिफाइसिस बनता है। और हाइलाइन कार्टिलेज को, इस जगह के हाइलाइन कार्टिलेज को आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। इसका एक विशेष नाम है हाइलाइन कार्टिलेज का, आर्टिकुलर कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज से और भी जगह बोन बनती हैं, लेकिन यहाँ पर जो हाइलाइन कार्टिलेज है एपिफाइसिस में, इसको हम कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। इसके बाद आता है एपिफाइसियल प्लेट, जो कि जिसको हम ग्रोथ प्लेट भी कहते हैं। एपिफाइसियल प्लेट आती है और प्लेट एपिफाइसिस के ठीक नीचे पाई जाती है एपिफाइसियल प्लेट, ग्रोथ प्लेट। ओनली ड्यूरिंग ग्रोथ, ये केवल ग्रोथ के दौरान ही बनती है, ग्रोथ पीरियड के दौरान ही बनती है। जब ग्रोथ पीरियड होता है उस समय ये बनती है। आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद ग्रोथ पीरियड के समय ये बनती है। इट बिकम्स प्लग्ड, और ये कैसी होती है? प्यूबर्टी, आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद ये प्लग्ड हो जाती है, मतलब ये प्लग्ड हो जाती है और ये फिर अपना फंक्शन नहीं कर पाती है। ठीक है, केवल ये ग्रोथ पीरियड के समय ही अपना फंक्शन करती है और बोन को ग्रो करने में हेल्प करती है, उसकी लंबाई को बढ़ाने में हेल्प करती है। लेकिन अगर जब इसका प्यूबर्टी हो जाती है, प्यूबर्टी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद इसमें कोई किसी प्रकार का कोई ग्रोथ नहीं हो पाता है और एपिफाइसियल प्लेट प्लग्ड हो जाती है। आगे देखते हैं मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस में क्या होता है कि ये बिटवीन एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस, ये एपिफाइसिस प्लेट और डायफाइसिस, एपिफाइसिस और डायफाइसिस के बीच में पाई जाती है मेटाफाइसिस। इसका काम क्या होता है? ये ट्रांसफर करती है, ट्रांसफर लोड्स फ्रॉम वेट बियरिंग, ट्रांसफर लोड्स फ्रॉम वेट बियरिंग, मतलब ये क्या काम करती है? ये वेट को सहन करती है। वेट बियरिंग होता है, वजन को सहन करती है और लेयर लोड को ट्रांसफर करती है, किसको? एपिफाइसिस से शाफ्ट की तरफ और शाफ्ट से एपिफाइसिस की तरफ ट्रांसफर करती है। जॉइंट टू एपिफाइसिस, डायफाइसिस, और जॉइंट करती है, डायफाइसिस को जॉइंट करती, जोड़ती है। मोस्ट कॉमन साइड फॉर ऑस्टियोसार्कोमा, मोस्ट कॉमन साइड फॉर ऑस्टियोसार्कोमा, ये कैसा है? ये मेटाफाइसिस है। मेटाफाइसिस क्या है? मोस्ट कॉमन साइट है ऑस्टियोसार्कोमा, और बोन में सार्कोमा मतलब कैंसर, बोन का जो कैंसर होता है ऑस्टियोसार्कोमा कहलाता है। इसकी मेन साइट क्या होती है? मेटाफाइसिस होती है। डायफाइसिस मिड सेक्शन होता है बोन का, बोन का क्या कहलाता है? ये मिड सेक्शन होता है, मिड सेक्शन ऑफ बोन।
होता है। इसमें येलो बोन मैरो पाया जाता है, येलो बोन मैरो इसमें डायफाइसिस में पाया जाता है। और येलो बोन मैरो के साथ साथ इसमें एपिडोस एपिडोस सेल्स भी पाई जाती हैं, एपिडोस टिश्यू भी पाया जाता है। तो इसमें येलो बोन मैरो हो गया और एपिडोस टिश्यू, दो चीज़ें डायफाइसिस में पाया जाता है। हैवर्सियन कैनाल या हैवर्सियन सिस्टम इसके अंदर पाया जाता है। डायफाइसिस में हैवर्सियन कैनाल या हैवर्सियन कैनाल मिलकर हैवर्सियन सिस्टम बनाती हैं। इस हैवर्सियन सिस्टम को ऑस्टियोन कहते हैं। इस हैवर्सियन सिस्टम को क्या कहेंगे? ऑस्टियोन कहते हैं। हैवर्सियन सिस्टम इज कॉल्ड एज ओनली ऑस्टियोन। और हैवर्सियन सिस्टम क्या होता है? केवल और केवल मैमल्स का एक पेक्युलर करेक्टर है, एक करेक्टरिस्टिक फीचर है। मैमल्स का एक करेक्टरिस्टिक फीचर है हैवर्सियन कैनाल, केवल मैमल्स में ही पाया जाता है, मैमल्स के अलावा किसी में भी हैवर्सियन कैनाल नहीं पाया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब डिफरेंस देख लेते हैं, एपिफाइसिस और डायफाइसिस में क्या डिफरेंस है। एपिफाइसिस में और डायफाइसिस में क्या डिफरेंस है? एपिफाइसिस में स्पॉन्जी बोन पाई जाती है, स्पॉन्जी बोन भी कह सकते हैं, या इसको हम ट्यूबरकल बोन भी कह सकते हैं। और इसमें आरबीएम पाया जाता है। जबकि डायफाइसिस में कॉम्पैक्ट बोन पाया जाता है। डायफाइसिस में कॉम्पैक्ट बोन पाया जाता है और एपिफाइसिस में स्पॉन्जी बोन पाया जाता है। एपिफाइसिस में सेल्स लूजली अरेंज होती हैं, एपिफाइसिस में सेल्स लूजली अरेंज होती हैं, जबकि डायफाइसिस में सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं। डायफाइसिस में सेल्स कैसी होती हैं? कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं। लूजली एपिफाइसिस में लूजली अरेंज होती हैं, इसीलिए इसे स्पॉन्जी बोन इसको कहते हैं। जबकि इसमें सेल्स के कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, इसलिए इसे कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं इसको। एपिफाइसिस में रेड बोन मैरो आरबीएम प्रेजेंट होता है, पाया जाता है, जबकि डायफाइसिस में बाईबीएम अर्थात येलो बोन मैरो पाया जाता है। एपिफाइसिस में ऑस्टियोन एब्सेंट होता है और जबकि डायफाइसिस में ऑस्टियोन पाया जाता है। ऑस्टियोन मतलब हैवर्सियन सिस्टम, हैवर्सियन सिस्टम एपिफाइसिस में नहीं पाया जाता है, केवल डायफाइसिस में पाया जाता है। अब इसके बाद देख लेते हैं कुछ डिफरेंस आरबीएम और बाईबीएम में। आरबीएम रेड बोन मैरो और बाईबीएम येलो बोन मैरो में कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं। आरबीएम रेड इन कलर में रेड होता है, इसका कलर कैसा होता है? रेड होता है। जबकि बाईबीएम जो होता है येलो बोन मैरो, इसका कलर येलो होता है। एडिपोस टिश्यूज के कारण येलो बोन मैरो का कलर येलो होता है। और रेड बोन मैरो का कलर रेड होता है। क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्लड वेसल्स की प्रेजेंस के कारण इसका कलर रेड होता है। ड्यू टू ब्लड वेसल्स के कारण इसका कलर रेड होता है। जबकि येलो बोन मैरो में येलो होता है कलर ड्यू टू एडिपोस टिश्यू, ड्यू टू एडिपोस टिश्यू। प्रेजेंट एंड ऑफ द बोन, बोन के एंड में पाया जाता है, अर्थात एपिफाइसिस में
पाया जाता है, जबकि बाइबियम प्रेजेंट इन द शाफ्ट या डायफाइसिस या शाफ्ट में ये पाया जाता है। बाइबियम कहाँ पाया जाता है? शाफ्ट में या बोन के मिड में पाया जाता है, शाफ्ट में कह सकते हैं या फिर डायफाइसिस में कह सकते हैं कि पाया जाता है। आरबीएम प्रेजेंट इन द एंड ऑफ द बोन कह सकते हैं या एपिफाइसिस कह सकते हैं, एपिफाइसिस में पाया जाता है। इन फीटस में क्या होता है? ये पूरा स्केलेटन में आरबीएम ही पाया जाता है। फीटस के पूरे संपूर्ण स्केलेटन में केवल आरबीएम ही पाया जाता है। होल स्केलेटन में आरबीएम पाया जाता है। जो बच्चे होते हैं या फीटस होता है, भ्रूण होता है, भ्रूण के स्केलेटन, पूरा स्केलेटन में आरबीएम ही पाया जाता है, जबकि बाइबियम आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद आरबीएम जो है के स्थान पर यहाँ पर बाइबियम पाया जाता है। 5 साल के बाद, 5 साल से तक तो नहीं, 5 साल के बाद क्या होता है कि आरबीएम के स्थान पर शाफ्ट में या डायफाइसिस में बाइबियम आ जाता है, पाया जाता है। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ऑल आरबीएम में क्या लिखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ ऑल ब्लड सेल्स, सभी प्रकार की ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन आरबीएम में होती है। बाइबियम में क्या होता है फिर? बाइबियम में लिखेंगे ये फॉर्मेशन सभी प्रकार की ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन तो आरबीएम में हो गई। अब बाइबियम में क्या होगा? इसमें लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ऑल ब्लड सेल्स ड्यू टू द हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स सभी प्रकार की आरबीसी, सभी प्रकार की ब्लड सेल्स को बनाने का काम करती है आरबीएम के अंदर, रेड बोन मैरो के अंदर। ठीक है। तो रेड बोन मैरो में सभी प्रकार की ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है और ड्यू टू द हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। स्टोरेज बाइबियम में लिखेंगे येलो बोन मैरो में स्टोरेज ऑफ द फैट का स्टोरेज होता है, एंड आवश्यकता पड़ने पर, किसी बहुत अधिक आवश्यकता पड़ने पर यहाँ पर भी आरबीसी का निर्माण हो सकता है। तो स्टोरेज ऑफ द फैट्स एंड स्टोरेज ऑफ फैट्स एंड